So we are going to shoot BCom 4th semester income from salaries का lecture number 1. Let's talk about it. देखो, इनकम फ्रॉम सैलरीज की हम बात करने जा रहे हैं और सैलरी का मतलब क्या होता है. See, what does salary mean? स्टूडेंट, सैलरी ऐसी कोई भी रेम्यूनरेशन होती है जो एक एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दी जाती है उसके सर्विसेज के रिटर्न में. तो मतलब देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सर्विस एन एम्प्लॉय इज ऑफरिंग and the remuneration a employer is given. Generally this relation is followed on a basis of a contract, so it can also be said as a contractual relationship. बस ये होता है आपका salary. Is that okay? And now look at this. Salary में कुछ चीज़ें combined होती हैं and what are those things which you have to study? They are dearness allowance, okay? Then you have perquisites, and then you have allowances. Another thing, dearness allowance भी एक allowance है क्योंकि ये one of the major allowances है, तो इसको और allowances से अलग रखा गया है. इसके बाद retirement benefits भी इसमें include होते हैं. And total of these things together combined make a salary जो एक एम्प्लॉई पाता है. इज दैट ओके? जल्दी से आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सैलरी. मतलब ये तो सैलरी का टोटल कंपोनेंट हो गया, जिन कंपोनेंट को जोड़ के सैलरी बनती है. अब सैलरी के टाइप कितने होते हैं ज़रा देखो. पहली चीज़ जो तुम्हारे बुक में लिखी है वो है लीव सैलरी. मान लो एक लेक्चरर है, एक टीचर है, उसके कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की छुट्टी होगी, 1.5 महीने की छुट्टी होगी, मगर उस 1.5 महीने के अंतराल में उस टोटल टेन्योर में अगर वो अपनी सैलरी को रिसीव करता है, छुट्टी की सैलरी पाना, उसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? लीव सैलरी. द अदर थिंग इज कंपनसेशन. कंपनसेशन में काफ़ी सारी चीज़ें तुम लोग पढ़ोगे. तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ समझने में आएगा कि कभी कभी एम्प्लॉयर जो होता है, बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू पे ऑफ मैनी एम्प्लॉयज़, ही विल टेल सम एम्प्लॉयज़ टू वॉलंटरी लीव द ऑर्गेनाइजेशन, और इसके रेफरेंस में वो कंपनसेशन पे करता है. तो कोई कंपनसेशन, इसके अलावा सैलरी में फीस या बोनस या कमीशन जैसे कंपोनेंट भी आ जाते हैं. एक चीज़ समझो, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम केवल सैलरी पढ़ने बैठोगे तो फिर तुम्हारा पूरा का पूरा समय सैलरी में चला जाएगा. वी हैव टू फिनिश दिस इन सच अ शॉर्ट मैनर कि हमको सब कुछ आ जाए और हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. इतना क्लियर है? बात आगे बढ़ाएं. ओके, हैव अ लुक एट इट. अब हम इंडिविजुअली यहाँ से शुरू करके पहले इसको समझने चलते हैं, और जो तुम्हारा दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का, ये केवल इस पे फोकस करता है. मतलब दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स. द फर्स्ट हाफ इज टॉकिंग अबाउट दिस, एंड अंडर दिस ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो कमिंग, बट दिस इज अंडर पार्ट नंबर 2. ठीक है? सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डियरनेस अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस. हैव अ लुक एट इट. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अलाउंसेस. देखो, अलाउंसेस और परक्विजिट में केवल एक डिफरेंस होता है, दैट अलाउंसेस इज द एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट. मतलब ये पैसे के फॉर्म में दी जाती है और इसके 3 कैटेगरीज होते हैं. अलाउंसेस कैन बी टैक्सेबल, अलाउंसेस कैन बी टैक्सेबल अप टू अ सर्टेन लिमिट, एंड दे आल्सो कैन बी फुली एग्जेम्प्ट. इन सब में 3-4 अलाउंसेस को जब समझोगे तो इसको समझना आसान हो जाएगा. जैसे अगर हम बात करते हैं टैक्सेबल अलाउंसेस की, तो यहाँ पे हमें सबसे पहली चीज़ आपने देखने मिलती है डियरनेस अलाउंस, जिसे हिंदी में महंगाई भत्ता भी कहते हैं. कहीं ना कहीं बजट सत्र के दौरान भी अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो डियरनेस अलाउंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा.
इसमें उसके बाद एक और चीज़ आती है, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, ताकि समझने में आसानी। वी ऑल्सो हैव योर सर्वेंट अलाउंस, then there is one more allowance that is particularly included in all the jobs, and that is known as medical allowance. Let's take one more example of this. One of the major allowances apart from these three, that is known as city compensatory allowance. These are majorly given to people who are employed under the metropolitan cities. सबका चार चार एग्जाम्पल लो तब समझने में आराम होगा। ये डियरनेस अलावेंस के टैक्सेबल अलावेंसेस के चार एग्जाम्पल्स है। वी कैन जंप ऑन टू स्पेसिफाइड लिमिट, दोज अलावेंसेस विच आर टैक्सेबल अंडर स्पेसिफाइड लिमिट, they are for example HRA, one of the most important allowance. Then the next one is entertainment allowance. And स्पेसिफाइड लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो देयर इज़ प्रोबेबिलिटी कि इसका आप कोई दायरा नहीं ड्रॉ कर सकते हो सकता है बिजनेस के अकॉर्डिंग उस इंसान को ऐसे अलावेंसेस दिए जाते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में जॉब में टैक्सेबल नहीं है, पर यहाँ पे अप टू स्पेसिफाइड लिमिट टैक्सेबल हो जाते हैं। सो वी कैन से एज पर दी जॉब। देन वी आर कमिंग टू दैट अलावेंस विच आर फुली एग्जेम्प्ट, जिन पे कोई भी तरह का टैक्स नहीं लगता है। पर जनरली एक चीज़ समझो, यहाँ पे हम बात करते हैं सरकारी नौकरी की, तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट इट इज़ फॉरेन अलावेंस। ये प्राइवेट जॉब्स वाले भी देते हैं, नाम से पता चल रहा होगा अगर अपना कोई बंदा फॉरेन में भेज के फॉरेन के ब्रांच में काम करवा रहे हो। उसके बाद आते हैं बहुत हाई पोजीशन के लोग। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है जो फॉरेन में काम कर रहा है, या यूनाइटेड नेशंस द्वारा स्पॉन्सर्ड करके कोई पर्सन फॉरेन गया है, ऐसे टैक्सेस को, ऐसे अलावेंसेस को आप फुली एग्जेम्प्ट करते ना। हैव अ लुक एट इट। सी, अलावेंसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: टैक्सेबल, स्पेसिफाइड लिमिट, फुली एग्जेम्प्ट। टैक्सेबल में वो पूरी तरह से सैलरी का पार्ट बन के, सैलरी का इंक्रीमेंट बन के, ग्रॉस लिमिट सैलरी की देखते हैं कि वो अगर टैक्सेबल है तो इट इज़ कम्प्लीटली टैक्सेबल। जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने ले रखा है डियरनेस अलावेंस या महंगाई भत्ता। डियरनेस अलावेंस किसी भी सैलरी का बहुत मेन कंपोनेंट होता है। और ये मान के चलो कि हम अगर मान लो अगर तुम 50,000 की नौकरी करो फॉर एग्जाम्पल, जनरली क्या होता है, तुम्हारी सैलरी होती है केवल 25,000, उसका डियरनेस अलावेंस कुछ 20-22 ऐसे होता है। तो डियरनेस अलावेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सैलरी, एंड डियरनेस अलावेंस इज गिवन विद द रिगार्ड टू द इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। जो महंगाई भत्ता, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो डियरनेस अलावेंस भी बढ़ेगा। देन वी हैव सर्वेंट अलावेंस। अगर आपको कोई सर्वेंट दिया गया है कंपनी द्वारा, तो वो सर्वेंट की सैलरी तुम्हारी सैलरी में इंक्लूड करके दी जाएगी। वो हो सकता है सर्वेंट उससे कम भी ले रहा हो, सर्वेंट उससे ज़्यादा हो सकता है, तुमने प्राइवेट सर्वेंट लगाया हो, सर्वेंट होना चाहिए। और सर्वेंट अलावेंस हो सकता है कंपनी तुमसे 5,000 तुम्हें दे रही है सैलरी में मिला के, एंड योर सर्वेंट इज टेकिंग 3,000, तो द 2,000 विच आर रिमेनिंग दैट इज योर इनकम। मेडिकल अलावेंस। मेडिकल अलावेंस जनरली हर फील्ड में मिलता है, आइदर यू आर इन गवर्नमेंट और अ नॉन गवर्नमेंट जॉब। मेडिकल अलावेंस आपकी सैलरी में हर महीने 10,000 20,000 दिया जाता है एक्स्ट्रा, कि भाई अगर तुम्हें मेडिकल कोई कंडीशन है। अब ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि क्या वो उन्हीं एम्प्लॉय को देती है जिनकी मेडिकल कंडीशन है, या वो सारे एम्प्लॉयज़ को देती है एज इन जनरल वे। और सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, देखो सिटी कंपनसेटरी अलावेंस को समझने के 2 तरीके होते हैं। एक तो मान लो आप गोरखपुर के निवासी हैं और आपकी नौकरी लग गई कानपुर में, तो आपका शिफ्टिंग का खर्चा, आपका लॉजिंग का खर्चा, आपका फूडिंग का खर्चा अगर कंपनी उठा रही है, दैट इज़ ऑल्सो द कंपनसेशन बिटवीन द 2 cities यू आर मूविंग, सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइक सिटी कंपनसेटरी अलावेंस। काफ़ी लोग इसको ऐसे भी समझाते हैं, अगर आप किसी बहुत बड़ी सिटी में एम्प्लॉय हो गए हैं और वहाँ के खर्चे
आपके शहर के खर्चों से ज़्यादा हैं, सो वो जो आपको एक गैप मिलता है दैट इज सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। बट फिर इसके रेफरेंस में जो आर्ग्यूमेंट आता है, तो लोग कहते हैं कि अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की आप बात कर रहे हो तो बात तो यहाँ भी वही हो गई ना, तुम महंगाई के चलते अगर दे रहे हो तो वो तो फिर आ गया कहाँ पे, डियरनेस अलाउंस पे। तो बेटर है यही समझना कि अगर व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ से मूव करके कहीं और नौकरी करने जा रहा है, उसके फूडिंग, लॉजिंग और मूविंग पैकिंग का जितना खर्चा अगर कंपनी उठा रही है तो दैट इज नोन एज city compensatory allowances. These are the 4 main allowances. This is all you have to know about taxable allowance. इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज तुम्हारे 40 MCQs होंगे, दिमाग मत खपाना, आ जाओ जल्दी से देखो स्पेसिफाइड लिमिट क्या होता है। पूरे चैप्टर में किसी अलावेंस में हम लोग डीप नहीं जाएंगे, केवल एक अलावेंस को छोड़ के, वो है HRA, क्योंकि HRA एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सैलरी का और बहुत चांसेस ऐसे भी हैं कि हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन HRA पे फॉर्म करे या MCQ HRA पे फॉर्म करे। अदरवाइज हम सब ऊपर ऊपर से पढ़ते जा रहे हैं कि चैप्टर में कुछ छूटे ना, बट दिस इज़ वन थिंग विच रिक्वायर्स अ स्पेशल अटेंशन। अभी इसको होल्ड पे रखो, थोड़ा सा समझ लो। वो पूरी तरह से टैक्सेबल था, ये एक लिमिट तक टैक्सेबल है और ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। अब ये किस लिमिट तक टैक्सेबल है समझना। सबसे पहली बात तो हाउस रेंट अलावेंस, इसका मतलब ये है कि तुम हो गोरखपुर के निवासी और तुम्हारी नौकरी लग गई लखनऊ में, मानो। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर ये भी पॉसिबल है, काफ़ी गोरखपुर के लोग हैं जिन्होंने लखनऊ में प्रॉपर्टी ले रखी है, लखनऊ में घर फ्लैट बनवा रखा है, देयर सो मेनी पीपल आउट हियर। अगर आप भी उनमें से एक हो तो समझदारी क्या है, अपने फ्लैट पे रहना। भाई अगर तुम्हारे परिवार वालों ने फ्लैट खरीदा है तो किराए देने से तो बहुत अच्छी चीज़ है ना अपने फ्लैट पे रहना। But if you don't have, then it's probably you'll have to buy a flat on rent. You'll not buy, you'll just take a flat on rent. House rent allowance में देखो what is the same. कंपनी अपने पर्सन को अगर तो वो किराए के मकान पे रह रहा है तो उसको रेंट का भी पैसा देती है, पर केवल तब देती है जब वो एक्चुअली में रेंट पे रह रहा है। अगर तुम्हारा खुद का फ्लैट या खुद का मकान है लखनऊ में तो तुम्हें क्या जरूरत है HRA की। फिर भी अगर कंपनी HRA दे रही है तो वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। वो तो तब फुली टैक्सेबल हो गया, फिर वो पहले वाले कैटेगरी में आ गया। पर अगर तुम रेंट दे रहे हो, और वो रेंट अब 3 चीज़ें हो सकती हैं जब तुम रेंट दे रहे हो, या तो तुम पूरा का पूरा अमाउंट का रेंट दे रहे होगे, या तो तुम्हारा रेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, या तो कम होगा। अगर तुम्हारा रेंट तुम जो HRA रिसीव कर रहे हो उससे कम है तो ऐसे कंडीशन में जो बचता है वो टैक्सेबल हो जाता है। आइडिया मिला कि अगर तुम पा रहे हो HRA का 10,000 और रेंट है 5,000 तो बाकी का 5,000 क्या होगा, टैक्सेबल। ये मैंने बड़ी रफली बता दिया। जब हम डीप में जाएंगे तो हम यहाँ पे भी सीखेंगे कि HRA हम 3 निकालते हैं, उन तीनों में से जब से ज़्यादा होता है उसको टैक्सेबल करते हैं। हल्का हल्का आइडिया तुम्हें मिल गया है कि HRA क्या होता है और किन कंडीशंस में ये टैक्सेबल किया जाता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है। अगर हम सरकारी नौकरी में हैं और हम एंटरटेनमेंट अलाउंस पा रहे हैं वो टैक्सेबल नहीं है। प्राइवेट नौकरी में जितने हद तक होता है टैक्सेबल होता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस का मतलब है पैसे लीजिए, जाइए मूवी देख के आइए, फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करके आइए, दैट इज़ एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड एज पर द जॉब। हो सकता है तुम्हारी नौकरी रिक्वायर करती हो कि तुम जाके किसी ऐसे एरिया में जॉब करो जो एक कबीला हो, जहाँ आदिवासी या ट्राइबल लोग रहते हैं, तो वहाँ पे ट्राइबल एरिया में रहने के लिए तुम जो अलाउंस, काफ़ी सारी साउथ इंडियन मूवीज़ तुम देखोगे जहाँ पे लीड एक्टर को वो सब ट्राइबल एरियाज़ में भेज देते हैं, जंगलों में भेज देते हैं। अगर कांतारा तुमने देख रखी हो तो नौकरी के अनुसार अगर तुम्हें नौकरी के कंडीशंस के चलते जो समस्याएं उठाने पड़ी और उस समस्याओं का भी तुम्हें अलाउंस दिया जा रहा है तो वो क्या होता है, एज पर द जॉब दोज अलाउंसेज आर देयर। आते हैं फुली एग्जेम्प्ट पे। फुली एग्जेम्प्ट पे पहले तो बड़े हाई कमान पोजीशन पे बैठे लोग आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स, ये वो लोग होते हैं तो देश के बड़े अहम लोग होते हैं। इनका फॉरेन आना जाना लगा रहता है, इट्स लाइक अ रेगुलर थिंग फॉर देम। तो अगर इन्हें फॉरेन में
कोई अलावेंस प्राप्त होता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता है, पूरी तरह से क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। और ये लोग हैं भी कौन, ये हमारे पूरे हिंदुस्तान में 10-12 ही लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज कोई एक ही होता है, यूएन का रिप्रेजेंटेटिव कोई एक ही होता है। नॉट एवरीवन इज सुप्रीम कोर्ट का जज एंड इट इज़ नॉट अ वेरी इजी पोजिशन। और फॉरेन अलावेंस तब होता है, ये प्राइवेट जॉब में भी मिलती है, पब्लिक जॉब में भी मिलती है। अगर आपको हिंदुस्तान से, इंडिया से, मान लो यू आर बीइंग डिपोर्टेड टू कनाडा या अमेरिका, और वहाँ पे रहने के लिए, वहाँ के खर्चों को मीटअप करने के लिए आपको अगर कुछ अलावेंसेस दिए जा रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज फॉरेन अलावेंस एंड दैट ऑल्सो विल बी फुली एग्जेम्प्ट। इज़ दैट ओके? हमने कर ली अलावेंसेस की बात। नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट आर द मीनिंग ऑफ, व्हाट वुड यू लाइक टू स्टडी। एचआरए पढ़ोगे कि परक्विजिट पढ़ना चाहोगे अब? ओके, लेट्स क्लैरिफाई एचआरए। ये है तुम्हारा एचआरए का नोट्स, इसको लिख लेना, लिख लिए होगे अब तक आई होप। जल्दी से देखो, एचआरए इज द ओनली इंपॉर्टेंट अलावेंस इन दिस चैप्टर एंड दिस इज अंडर सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 13 है। लेट्स सी इस सेक्शन में, सेक्शन देखो मैं बहुत चुनिंदा सेक्शन लिखवा रही हूँ, इस वजह से जो भी सेक्शन लिखवा रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। अभी तक मैंने किसी चीज़ का सेक्शन नहीं लिखवाया था सैलरी में, अभी मैं पहला सेक्शन लिखवा रही हूँ एचआरए का 10-13 है। अब इस सेक्शन में रूल 2A डिफाइन करता है एचआरए की टैक्सेबिलिटी, जो इन 3 चीज़ों में से, वह A and B and C, इन 3 चीज़ों में से जो सबसे कम है केवल वो अमाउंट एग्जेम्प्ट की जाएगी, उसके अतिरिक्त जो अमाउंट बच जा रही है वो टैक्सेबल हो जाएगी। फिर से सुनो, इन तीनों में मान लो, एक मैं हाइपोथेटिकल फिगर ले रही हूँ, ये 3 क्या है अभी मैं बात करती हूँ। इन तीनों में मान के चलो कि इसका एक एग्जाम्पल लो हाइपोथेटिकल, कि भैया किसी एम्प्लॉय ने 10,000 एचआरए पाया, ठीक है। ए में पूरा का पूरा 10,000 हम लेंगे, बी में ये जो भी प्रोसेस किया है ये करे, हमें 8,000 प्राप्त हुआ, और सी में ये पूरा प्रोसेस किए तो हमें 6,000 प्राप्त हुआ। सी का ये दोनों पॉइंट एक है। अब बताइए 10,000, 8,000, 6,000 में से सबसे कम कौन सा है? 6,000। तो मतलब रूल 2A के अनुसार केवल 6,000 एग्जेम्प्ट होगा और बाकी जो 4,000 है वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो वो 3 पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहला है एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, एम्प्लॉय ने जितना एचआरए प्राप्त किया है वो। नंबर बी, एक्सेस ऑफ रेंट पेड बाय एसएससी ओवर 10% ऑफ सैलरी ड्यू टू हिम फॉर द रेलिवेंट पीरियड। मतलब एम्प्लॉय के सैलरी का 10%, मान लो अगर एम्प्लॉय की सैलरी है 90,000, 90,000, तो उसका 10% कितना हुआ? 9,000। तो यहाँ पे उसी 9,000 के अमाउंट की बात हो रही है। यहाँ पे आया 10,000, यहाँ पे आ गया 9,000। सी पॉइंट देखिए, इफ द अकोमोडेशन इज सिचुएटेड इन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, क्या है ये? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, मतलब जाहिर सी बात है और सिटीज से ज़्यादा महंगे होंगे। अगर एम्प्लॉय इन 4 इलाकों में से कहीं भी एम्प्लॉयड है तो उसकी सैलरी का 50%, मतलब अगर 90,000 उसकी सैलरी है तो उसका सैलरी का 90,000 का 50% 45,000, या अगर वो कहीं और सिचुएटेड है तो 40% ऑफ दी सैलरी। ये 45,000 मैंने रफ फिगर दी, अब उसकी कैलकुलेशन है। या अगर वो कहीं और सिचुएटेड है तो उसके सैलरी का 40%। अब इन 3 में से जो सबसे छोटी अमाउंट आएगी वही क्या होगी? टैक्स एग्जेम्प्ट होगी, और उसके अतिरिक्त जो अमाउंट बच रही है वो टैक्सेबल हो जाएगी। एक अंतिम की पॉइंट मैंने लिखा है, इफ़ द एम्प्लॉय इज लिविंग इन हिज ओन हाउस। हमारी लखनऊ में नौकरी लगी, लखनऊ में हमारा खुद ही घर था, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा एचआरए जो हम पा रहे हैं वो टैक्सेबल हो जाएगा। तुम लोग के समझ के लिए इस पे क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ऑप्शनल रहेंगे, बट जो पढ़ रहे हो वो तुम्हें क्लियर समझ में आए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो एक क्वेश्चन लगा के हम क्लास ओवर करते हैं, चलेगा? ओके।
स्टूडेंट HC मेहरोत्रा की बुक से आप लोग क्वेश्चंस लगा रहे हैं एंड दिस इज पेज नंबर 85, illustration number 3. Have a look at it. Mr. Prasang is employed in a private company at 70,000 per month, 6,000 per month as dearness allowance and 10,000 per month per annum as commission. During the previous year he received rupees 2,000 per month as house rent allowance and paid 2,500 पर मंथ रेंट. एक छोटी सी चीज़ नोटिस करो, 2,000 HRA वो पा रहा है पर उसका रेंट है 2,500. कंप्यूट हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. पहले हाउस रेंट अलाउंस को एग्जेम्प्ट करने के लिए तुम्हें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसकी टोटल सैलरी कितनी बनेगी. कम ऑन, सॉल्व दिस क्वेश्चन विद मी. स्टार्ट करो. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कंप्यूटेशन ऑफ HRA के लिए आपको सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि उसकी सैलरी कितनी है. सो द सैलरी विल बी इक्वल टू द सैलरी पर मंथ प्लस द डियरनेस अलाउंस. व्हाट इज द सैलरी पर मंथ दैट ही वाज अर्निंग? इट इज गिवन 70,000 per month, which means if he is earning 70,000 in 1 month, how much he be earning in 12 months? 8,40,000. And then we are looking at the dearness allowance is 6,000 per month, which means 6,000 into 12, that will be coming down to 72,000. Yes, 72,000. So what is the total salary? 8,40,000 plus 72,000. 9,12,000 is his salary. Now we have the gross figure of salary. HRA कंप्यूट करने निकलते हैं. अब आप लिख सकते हैं as per rule 2A of section 10 subsection 13A, HRA exempt will be. This is how you have to solve the question. Were you in the annual year? अब annual year में है वो नहीं तो टफ क्यों निकालोगे? फिर टफ क्वेश्चन करना क्यों? तुम लोग के समझाने के लिए मैं बता रही हूँ. Salary exempt will be least of the 3. Have a look at it. The first thing is the actual HRA received, which is 2,000 per month. So if 2,000 per month, then what will be the entire salary? 24,000. 2,000 into 12, 24,000. इतना कर लो. जल्दी से अब सेकेंड वाला ध्यान से देखो. The one that was confusing, जिसमें 50% और 10% का समथिंग था. Rent paid minus 10% of salary. This is what we were saying over there. कि भाई हमने जितना रेंट पे किया है उसमें से हम सैलरी का 10% घटा देते हैं. तो हमने रेंट पे कितना किया है स्टूडेंट्स? 2,500 पे किया है तुमने. 2,500 अगर एक महीने का पे किया है तो पूरे साल का कितना पे किया है? इंटू 12 माइनस 10% ऑफ 9,12,000. यू आर गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? तो अब जो तुमने एक्चुअल रेंट पे किया है दैट इज 2,500 इंटू 12, दैट इज 30,000 माइनस इसका 10% 91,200. इट कम्स डाउन टू, ये नेगेटिव में आएगा फिगर, ये फिगर नेगेटिव में आएगा. समझ में आ रही बात? तो हमें करना ही नहीं है. हमें सरकार से नहीं ना तुम लोग टैक्स ले लोगे कि सरकार तुम टैक्स दो. अब मेरा तो नेगेटिव में चला गया. तो जो नेगेटिव में आ रहा है वहाँ क्या लिख देना है? नील. एंड व्हाट वाज द थर्ड कंडीशन? स्टूडेंट थर्ड कंडीशन में सिटी की बात हुई है. तो यहाँ पे 40% ऑफ सैलरी देखेंगे. 50 क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि वो एम्प्लॉयड कहाँ है? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में जब तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता का नाम ना दिया हो तब तक तुम्हें मान के चलना है कि वो एक नॉर्मल सी जगह पे एम्प्लॉयड है. तो अगर वो नॉर्मल सी जगह पे है तो 40% ऑफ सैलरी मतलब 9,12,000 का 40%. निकालो. 9,12,000 का 40% कितना आएगा?
3,64,800। स्टूडेंट्स, इसमें से सबसे लीस्ट कौन सा है, सबसे कम कौन सा है? जो नील है वो सबसे कम है। तो जो सबसे कम है तो मतलब सैलरी अब एग्जेम्प्ट कितनी होगी? कुछ नहीं, एचआरए कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। जब उसके पास कुछ बच ही नहीं रहा है तो तुम क्या एग्जेम्प्ट करोगे, क्या टैक्सेबल करोगे? वो तो 500 अपनी जेब से भर रहा है एचआरए का। क्लियर हो गई बात? दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल गेट सॉल्व। विद दैट बीइंग सेड, आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। टुमारो वील डू अलाउंसेस, सॉरी, परक्विजिट्स।